आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n की और देखेंगे कि आए ये सेट हमारे पास ग्रुप बनता है या नहीं बनता। चलिए जी स्टार्ट करते हैं सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस। सबसे पहले हम देखते हैं जी रेजिड्यू क्लासेस हैं क्या और ये जो सेट है इसको डिनोट किससे करते हैं। हम इस सेट को डिनोट करते हैं जी Zn से और n क्या चीज़ है, कोई फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो Zn से हम डिनोट करते हैं इस सेट को। और Zn में होता क्या है, Zn में होते हैं जी रेजिड्यूज। यहाँ लिखा हुआ है वर्ड रेजिड्यू और मॉडुलो n, यानी इसका मतलब ये है कि आपने तमाम इंटीजरों को एक पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड कर रहे हैं। Zn लिखा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर n है आपने तमाम इंटीजरों को n से डिवाइड करना है। एंड देन उन सारे इंटीजरों को n से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे, रेजिड्यूज का मतलब रिमाइंडर्स, जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे आपने उन सारे रिमाइंडर्स को एक सेट में लिख लिया हुआ है और उस सेट को नाम दिया है आपने Zn का। अगर आप तमाम इंटीजरों को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर कैसे आ सकते हैं? आपके पास रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है या रिमाइंडर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। यही पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर आप n से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं? रिमाइंडर्स आपके पास आ सकता है 0, रिमाइंडर 1, 2, उसके बाद क्या आएगा जी आपके पास अप टू सॉन n-1। ये आपके पास क्या आएंगे जी, ये रिमाइंडर्स आएंगे जब आप क्या करेंगे, आप तमाम इंटीजरों को एक पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड करेंगे। n क्या चीज है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है यानी एक नेचुरल नंबर है, फिक्स किया हुआ आपने उसको। तो Zn क्या है, इसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं, जब तमाम इंटीजरों को आप एक पॉजिटिव इंटीजर n से डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास रिमाइंडर्स आएंगे वो आपने रखे हुए हैं इस सेट में। वो क्या क्या आ सकते हैं रिमाइंडर? 0, 1, 2 अप टू सोन n-1। ये एलिमेंट्स जरा खास हैं इसलिए हमने इनके ऊपर बार भी लगाई हुई है। और ये एक्चुअली जो एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये कोई एक नंबर नहीं है। एक्चुअली 0 की क्लास का मतलब क्या है, इसको पढ़ते कैसे हम, 0 के ऊपर बार है, इसको पढ़ते हम 0 की क्लास, इसको पढ़ेंगे 1 की क्लास। 0 की क्लास का क्या मतलब है, वो सारे इंटीजर्स जिनको आपने n से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। 1 की क्लास का मतलब है वो सारे इंटीजर्स जिनको आपने n से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है, 1 है। यानी ये जो आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये कुछ खास एलिमेंट्स हैं और ये एक सिंगल एक नंबर नहीं है आपके पास, ये बहुत सारे इंटीजरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 की क्लास उन सारे इंटीजरों को रिप्रेजेंट कर रही है जिन इंटीजरों को आप n से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करूंगा। ये क्लासेस क्या होती हैं, एक्चुअली जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि 0 की क्लास का मतलब क्या है, 1 की क्लास का मतलब क्या है, आप इनकी डिटेल्स नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में देख सकेंगे। तो ये एलिमेंट्स कुछ खास टाइप के हैं इसलिए मैंने इनको कुछ खास अंदाज में डिनोट किया हुआ है, यानी 0 के ऊपर बार लगा के डिनोट किया हुआ है। ये आम इंटीजर्स नहीं है, आम नंबर्स नहीं है। तो ये मेरे पास है जी सेट Zn है। मुझे क्या चेक करना है, ये सेट ग्रुप है या नहीं है। तो मुझे सबसे पहले इसके लिए ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा और मैं इस पे 2 ऑपरेशंस डिफाइन कर रहा हूँ, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। हम एडिशन के लिहाज से भी देखेंगे कि ये सेट ग्रुप बनता है या नहीं बनता और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी देखेंगे। तो आइए जी पहले हम एडिशन लिखते हैं एंड देन इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। तो चलिए इसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। एडिशन कैसे डिफाइन है जी, इसमें फॉर 2 एलिमेंट्स लेने हैं a और b Zn में से, आपने उनको ऐड कैसे करना है, a की क्लास प्लस b की क्लास लिख, a की क्लास प्लस b की क्लास को क्या लिखना है आपने, हमेशा r की क्लास। जब भी आप इसमें से 2 एलिमेंट्स a और b लें, जनरल एलिमेंट्स, उनको ऐड करके आपने किसी एलिमेंट r की क्लास लिखनी है। ये r क्या चीज है, वेयर r इज द रिमाइंडर। R आपके पास क्या है, रिमाइंडर है। कहां से आया है, किसका रिमाइंडर है, ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स इसमें से लिए, a की क्लास और b की क्लास, उनको जमा करके आपने एक एलिमेंट r की क्लास लिखनी है। r क्या चीज है, r एक रिमाइंडर है। रिमाइंडर कहां से आया है,
जब आपने क्या किया है, डिवाइड किया है ऑर्डिनरी सम ऑफ ए एंड बी। यानी ऑर्डिनरी सम का मतलब आपके पास ए और बी एक्चुअली क्या चीजें हैं, ये ए की क्लास बी की क्लास, ए और बी आपके पास इंटीजर्स हैं, तो आपने ए और बी को एज एन इंटीजर ऐड करना है। ऑर्डिनरी सम का मतलब ये कि आम जमा उनकी, आपने ए और बी को सिर्फ जमा करना है, क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं, ए और बी को जमा करना है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसको n से डिवाइड करना है। ये जो आपका n है आपने उसको n से डिवाइड करना है, तो n से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर आएगा r, आपने a क्लास प्लस b की क्लास को क्या लिखना है, उस r की क्लास। अब ये हमारी एडिशन है, तो ये सेट हमारा जो गिवन सेट है इस एडिशन के तहत क्लोज्ड है। कैसे क्लोज्ड है जी, Zn a क्लास प्लस b की क्लास को हमने क्या लिखा है, r की क्लास। r क्या चीज़ है, रिमाइंडर है, तो n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये भी तो रिमाइंडर्स ही पड़े हुए हैं, सारे रिमाइंडर्स पड़े हुए हैं जो तमाम इंटीजरों को n से डिवाइड करने पे हमें मिले हैं। तो ये भी एक रिमाइंडर ही है जो इन की क्लासेस को n से डिवाइड करने के बाद हमें मिला, तो ये भी रिमाइंडर है और यकीनन ये रिमाइंडर इनमें से ही होगा। तो ये सेट फिर हमारा जो है ये क्लोज्ड होगा इस एडिशन के तहत। क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिव लॉ जो है वो हम कह सकते हैं Zn में होल्ड करता है। इसका प्रूफ जो है एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड करता है इस एडिशन के तहत, और इन जनरली Zn ग्रुप बन जाता है। कैसे बन जाता है ये प्रूफ हम नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में देख सकेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ आप याद रख लें, एसोसिएटिव लॉ Zn में इस एडिशन के तहत होल्ड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे जी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है जी, आपका यहाँ पे जीरो की क्लास, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ए की क्लास कोई एलिमेंट, उसमें जीरो की क्लास, ए की क्लास प्लस जीरो की क्लास। ए क्या चीज है, ए यहां से लिया आपने, यानी वो रिमाइंडर था। क्या, कौन सा रिमाइंडर था, जब आपने तमाम इंटीजरों को n से डिवाइड किया तो ए कोई उनमें से एक रिमाइंडर था। तो रिमाइंडर ए में आपने जीरो ऐड किया तो क्या आ जाएगा, ए में जीरो ऐड करें ए आ गया, और ए खुद एक रिमाइंडर था तो एक्चुअली यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तमाम ए के लिए, ए की क्लासेस के लिए, जो भी आप किस में से लेंगे, Zn में से लेंगे। तो यानी ये जो जीरो की क्लास है ये हमारी आइडेंटिटी है इस एडिशन के तहत इस सेट की। तो यहां से हमें ये पता चल गई जी जीरो की क्लास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब मैं जीरो प्लस ए नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि ये जो आपका सेट है इस एडिशन के तहत क्या है, कम्यूटेटिव है। यानी ये जो आपकी एडिशन है ये इस सेट के ऊपर कौन सा वाला ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। तो मैं जीरो प्लस ए नहीं कर रहा, ए प्लस जीरो ही, उससे भी हम कह सकते हैं ये आइडेंटिटी है। अब हमने बात करनी है कि Zn में ये जो एलिमेंट्स हैं इनके इस एडिशन के तहत इन्वर्सेस मौजूद हैं या नहीं है। तो मैं आपको इन जनरली बता देता हूं, Zn में किसी भी एलिमेंट k की क्लास का इन्वर्स क्या होगा। एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं और इस एडिशन के तहत इन्वर्स की बात कर रहे हैं। इन्वर्स ऑफ k की क्लास इज n माइनस k की क्लास। k की क्लास का इन्वर्स क्या होगा, n माइनस k की क्लास। अब ये हमें कैसे पता चलेगा जी वाकई ये है या नहीं है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम k में n माइनस k को अगर ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और हमने जो एडिशन डिफाइन करवाई है उसी के मुताबिक ये है कि हमने इन दो इंटीजरों को जमा करना है ऑर्डिनरी वे में, और उसके बाद n से डिवाइड भी करना है। तो k और n माइनस k को जमा करेंगे तो n आ जाएगा, जब n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी आइडेंटिटी आ गई। तो इन एलिमेंट्स को जमा करने से मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। अगर मैं k प्लस n माइनस k करूं या n माइनस k प्लस k करूं तब भी एक ही बात है, क्योंकि ये सेट जो है ये कम्यूटेटिव है इस ऑपरेशन के तहत। तो k की क्लास का जो इन्वर्स है वो क्या मिलेगा, n माइनस k की क्लास। और ये आपका n माइनस k जो है ये नंबर भी n से छोटा ही होगा। वो क्या चीजें हैं जो n से छोटे हैं, ये n माइनस k क्या है, ये एक इंटीजर है, n भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, n माइनस k भी एक इंटीजर ही होगा, और ये इसमें ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर्स पड़े हुए हैं, जो इंटीजरों की क्लासेस पड़ी हुई हैं, वो सारे इंटीजर्स n से छोटे हैं। तो ये जो n माइनस k है ये भी n में से छोटा ही है, और ये भी एक रिमाइंडर ही है एक्चुअली, और ये किस में होगा, इसमें ही होगा, क्योंकि इसमें सारे रिमाइंडर्स पड़े हुए हैं जो आपको n से डिवाइड करने पे मिले हैं। तो n माइनस k की क्लास भी इसी सेट में होगा। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली जी कि Zn इस एडिशन के तहत एक ग्रुप बन गया है। क्लोजर लॉ हमने देखा, एडिशन से ही क्लियर था। एसोसिएटिव लॉ की बात की कि हमने वो इन जनरली होल्ड करता है, और उसका प्रूफ, जनरल प्रूफ जो है Zn का
वो आप देख सकेंगे नंबर थ्योरी के लेक्चर्स में। एंड हमने आइडेंटिटी भी ढूंढ ली, जीरो की क्लास आइडेंटिटी है इसमें, और हर k की क्लास का इन्वर्स क्या है, n-k है। तो Zn आपके पास एक ग्रुप बन गया और ये अबेलियन भी है। ये जो ऑपरेशन है ये आपके पास कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है, आप एडिशन से ही देख सकते हैं इसको, क्योंकि a क्लास प्लस b की क्लास आपने r की क्लास लिखी है, तो और एडिशन जैसे आपने डिफाइन किया, आपने a को b में ऑर्डिनरी वे में जमा किया है। a और b तो इंटीजर्स हैं, तो अगर आप a को b में जमा करें या b को a में जमा करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटीजर्स जो हैं उनकी जो एडिशन होती है, आर्म एडिशन, वो कम्यूटेटिव ही होती है। तो ये सेट आपका, ये जो ऑपरेशन है एडिशन वाला, इस सेट का कौन सा वाला ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। यानी ये सेट Zn आपके पास कौन सा वाला ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है अंडर दिस एडिशन। और बाज दफा आपको इस एडिशन का, आपको कोई बुक्स में नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा, मॉडुलो एडिशन भी बोलते हैं, और इसको बाज दफा ऐसे भी डिनोट किया जाता है, मॉडुलो एडिशन n। लेकिन आपने इससे घबराना नहीं है, एक्चुअली ये वही बात है, यानी यही एडिशन है। यहां ऐसे लिखो एडिशन के साथ n लिखा हो तो इसका मतलब मॉडुलो एडिशन n। बाज बुक्स में एडिशन के साथ n लिखा होता है और बाज बुक्स में उसको सर्कल भी किया होता है, तो उसका मतलब भी यही एडिशन है जो मैंने यहाँ पे एडिशन डिफाइन की है। तो इन सारी बातों से हमने देख लिया कि Zn जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है अंडर दिस एडिशन। चलिए जी, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करनी है जी आपने, बिल्कुल जैसे यहाँ पे डिफाइन की है। एक ही बात है कि a की क्लास और b की क्लास अगर आप Zn में से लें तो उनको मल्टीप्लाई करके आपने क्या लिखना है, r की क्लास लिखनी है। a की क्लास डॉट b की क्लास को आपने क्या लिखना है, r की क्लास। r की क्लास क्या चीज़ है जी, ये रिमाइंडर है। r रिमाइंडर कहाँ से आया, ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग। यहाँ पे एडिशन डिफाइन की थी तो सम को आपने n से डिवाइड किया था। अब इस केस में आपने क्या करना है, ये दो इंटीजर्स हैं a और b, आपने इन दोनों के ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को, इंटीजर्स की जो आम मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है a और b के लिए, और वो जो ऑर्डिनरी प्रोडक्ट आएगा उसको आपने किससे डिवाइड करना है, n से डिवाइड करना है, और लिख क्या देना है उसकी जगह, r की क्लास। तो ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन। सम की जगह यहां क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है, और आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है इस मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड ही है, क्योंकि ये r क्या चीज़ है, ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपने n से डिवाइड करने के बाद लिखा है। तो जो n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आते हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, यानी ये भी एक्चुअली एक रिमाइंडर है जो यहाँ भी मौजूद है, इसी सेट में ये मौजूद है। आपका जो गिवन सेट है Zn इस मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या है, क्लोज्ड है। और एसोसिएटिव लॉ इन जनरली होल्ड करता है, और उसका प्रूफ भी आप नंबर थ्योरी में देख सकेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करनी है हमने, वो कौन सी है, वो 1 की क्लास है। आप देखना चाहें तो a डॉट 1 की क्लास, तो क्या करना है, आपने a को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आम मल्टीप्लिकेशन करनी है। a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, और a क्या चीज़ है, वो रिमाइंडर ही है, आपने n से डिवाइड करके लिखा हुआ है जिसको, क्योंकि a की क्लास आपने इस सेट में से ली हुई है, और जो इस सेट में मौजूद है वो n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो मिलते हैं वो हैं। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा जी, a की क्लास ही आ जाएगी। आप 1 डॉट a कर लें, वो भी यही है। क्यों, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो इस सेट का कौन सा वाला ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है। और उसको भी आप देख सकते हैं यही से कि अगर आप a डॉट b कर रहे हैं और b डॉट a कर रहे हैं, b डॉट a का क्या मतलब होगा, आप दो इंटीजरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आम मल्टीप्लिकेशन, और जो आम मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है। तो b डॉट a कर लें या a डॉट b कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि आम मल्टीप्लिकेशन z के ऊपर कम्यूटेटिव है, तो उसकी वजह से ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। यहां तक हमने देख लिया कि Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मोनाइड बन गया है, और प्लस ये जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है ये इस सेट का कम्यूटेटिव ऑपरेशन भी है। लेकिन इनवर्सेस में क्या मसला है, क्या इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। इस सेट में 0 मौजूद है जी, 0 के लिए कोई इनवर्स एलिमेंट हमें मिलता है। 0 का इनवर्स क्या होगा जी, 0 के साथ हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए इस सेट में से जिसको 0 से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी मिल जाए मल्टीप्लिकेशन वाली। वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1 है।
जीरो को आप किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और देन उसको n से डिवाइड भी करें तो रिमाइंडर कभी भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा और n से डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो आपके पास क्या रहना है, जीरो ही रहना है, 1 तो आना ही नहीं है, तो जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहां पे हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता, कोई भी एलिमेंट जीरो के लिए नहीं मिलता जो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो इस मल्टीप्लिकेशन के तहत। तो फिर हमें एक एलिमेंट तो ऐसा मिल गया ना जीरो की क्लास इस सेट में से जिसका इनवर्स इस मल्टीप्लिकेशन के तहत एग्जिस्ट इस सेट में नहीं करता, तो फिर Zn जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका ग्रुप नहीं बन सकेगा। तो हमने यहां पे जीरो के लिए देखा जी कि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस मल्टीप्लिकेशन के तहत, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम इस सेट में से अगर जीरो को निकाल लें तो क्या ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा जी। जीरो के अलावा भी आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस सेट में जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एग्जिस्ट इस मल्टीप्लिकेशन के तहत नहीं करेंगे, और वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देख लेंगे। तो हमने यहां से ये सीखा कि Zn जो है इस वाली मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या है, मोनोइड है। और जैसे मैंने यहां पे एडिशन के लिए बात की थी कि एडिशन के साथ यहां पे n लिखा हो सकता है, तो यहां मल्टीप्लिकेशन के साथ भी n लिखा हुआ हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन को सर्कल किया हुआ भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब यही वाली मल्टीप्लिकेशन है जो यहां पे मैंने डिफाइन की है। चलिए जी, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं n की एक खास फिक्स्ड वैल्यू के लिए। हमने पहले कुछ जनरली बातें की, अब हम एक n की फिक्स्ड वैल्यू के लिए इस सेट को देखते हैं। मैंने यहां पे लिखा है जी Z8। Z8 में क्या होगा जी, इस एडिशन इसके तहत अगर हम देखें तो Z8 में होगा जी 0 1 2 3 4, ये होंगे जी आपके Z8 के एलिमेंट्स। चलिए जी, Z8 0 से लेके आपके पास क्या है 7 तक एलिमेंट्स हैं। हमने बनाया है जी इनका कैलस टेबल। आइए टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 0 हमें पता है जी एडिटिव आइडेंटिटी है और आप बड़ी आसानी से इस टेबल को फिल कर सकते हैं। यहां आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 1 2 3, और सिमिलरली ये रो भी आप इजीली फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी 1 1 2, 1 को 1 में जमा करें, इंटीजरों को जमा करें 2, और उसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलना है, 2 ही मिलना है। उसके बाद 3 4 5 6 7, और आगे देखें जी 1 को 7 में ऐड करें, क्या आ गया 8, और 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। यहां आ गया 0 की क्लास। उसके बाद 2, यहां 3 4 5 6 7, और यहां क्या आ गया 2 और 6 8, फिर 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। और उसके बाद 2 और 7 9, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1। देन 3, यहां 4 5 6 7, यहां 8 आ गया, यहां 8 आ गया तो 0, यहां 9 तो 1, और यहां 10 पे 2 आ जाएगा। उसके बाद सिमिलरली यहां 5 6 7, यहां 8 0 1 2 3। उसके बाद यहां देखें 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद 7 8 आ गया, उसके बाद 9 10 3 4 एंड 5, और लास्ट वाली बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। जो नहीं आ रहा सिर्फ वही लिख लेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 आ चुका हुआ है, 8 नहीं आया वो लिख ली। उसके बाद यहां देखें, यहां 1 नहीं आया, यहां 2 नहीं आया, यहां 3 नहीं आया, यहां 4 नहीं आया, यहां 5 नहीं आया, और यहां 6 नहीं आया। तो ये है आपका जी इसका Z8 का कैलस टेबल अंडर एडिशन। अब हम बात करते हैं जी ये ग्रुप है, हम Zn को जनरली कह चुके हैं ये ग्रुप है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज आप यहां से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। क्लोजर लॉ आपको सामने ही नजर आ रहा है कि जो आपने एलिमेंट्स को आपस में जमा करके लिखे हैं, एलिमेंट्स नए जो एलिमेंट्स आए हैं एलिमेंट्स को आपस में ऐड करके, वो एलिमेंट्स भी सेट के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं। और एसोसिएटिव लॉ आप इन जनरली कह चुके हुए हैं जिसके लिए होल्ड करता है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 मौजूद है। और इनवर्सेस की बात करें अगर आप,
तो मैंने लिखा है जी k की क्लास का इनवर्स n माइनस k की क्लास होगी, तो यहां से भी देख लेते हैं और टेबल से भी देख लेते हैं। पहले टेबल से देखते हैं जरा, 1 की क्लास का इनवर्स क्या होगा। आप देखें जी, 0 आइडेंटिटी है, उसका इनवर्स तो 0 ही होगा। अब 1 के लिए देखें जी, हमने 1 की रो में देखना है आइडेंटिटी कहां पे आ रही है, यहां आइडेंटिटी आ रही है जी 1 की रो में, तो फिर 1 का इनवर्स क्या है जी 7। 2 के लिए क्या हो जाएगा 6, ये देखें जी 2 का इनवर्स हो गया 6। 3 के लिए देखें 5, तो इसका इनवर्स हो गया 5। 4 के लिए देखें आइडेंटिटी कहां आ रही है, यहां 4 का इनवर्स हो गया 4। उसके बाद 5 का इनवर्स 3, 6 का 2 और 7 का 1। ये आपने टेबल की मदद से इनवर्सेस की बात की। अब आप इसकी मदद से भी देख लें, k के इनवर्स को मैंने लिखा है n माइनस के, तो 1 का इनवर्स क्या होगा फिर। अगर मैं k को 1 ले लूं और इस सेट में n मेरे पास 8 है और k को मैं क्या कह रहा हूं, k को अगर मैं 1 ले लूं तो 1 का इनवर्स होगा 8 माइनस 1 7। जी हां, 1 का इनवर्स क्या है 7। 2 के लिए n माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 6। देख लें 2 की क्लास का इनवर्स क्या है जी 6 की क्लास। तो आप इन जनरली भी देख सकते हैं और टेबल की मदद से भी देख सकते हैं। तो इस सेट में तमाम एलिमेंट्स के इनवर्सेस मौजूद ही हैं और कम्यूटेटिव तो ये आप पहले ही देख चुके हैं, जनरली ये कम्यूटेटिव भी है। आपने टेबल से देखना हो तो टेबल से भी देख सकते हैं। तो ये जो सेट है Z8, ये अंडर एडिशन क्या है, अब बीलियन ग्रुप है। तो हमने देख लिया जी Z8 अंडर एडिशन तो बीलियन ग्रुप है। और जब अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने बात की थी तो बताया था जी 0 का इनवर्स नहीं है, और साथ में ये भी है कि 0 के अलावा भी हमें इस सेट में और एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनके इनवर्सेस एग्जिस्ट इस मल्टीप्लिकेशन तहत नहीं करते। तो 2 के लिए चेक करते हैं जी, 2 के लिए क्या कोई एलिमेंट हमें मिलता है जी जिसको 2 से डिवाइड करें और जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो 0 से मल्टीप्लाई कर लें जी, 0 इंटू 2 क्या आ जाएगा 0, 1 नहीं आ रहा। 1 से कर लें 2 इंटू 1 2, 1 नहीं आ रहा। 2 से करें 2 इंटू 2 4, नहीं 1 नहीं आ रहा। फिर 3, 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा 6, 1 नहीं आ रहा। उसके बाद 4 है इस सेट में, 2 4 8, 8 पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 फिर भी नहीं आएगा। उसके बाद 5, 2 5 10, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ गया 2, 1 नहीं आ रहा। 6, 2 6 12, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ गया 4, 1 नहीं आ रहा। 7, 2 इंटू 7 क्या आ गया 14, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ गया 6, 1 तो नहीं आ रहा। तो 2 के लिए हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसको मैं यहां लिखूं और 2 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर क्या आ जाए मेरे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो ऐसा 2 के लिए कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस वाली मल्टीप्लिकेशन के तहत इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे आपके पास 2 4 6 और 0 तो ऑब्वियसली है ही। इन एलिमेंट्स के इस मल्टीप्लिकेशन के तहत इस सेट में इनवर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये वाला जो सेट है Z8, ये मल्टीप्लिकेशन इसके तहत क्या है मोनाइड। सिमिलरली आप इस तरह n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए खुद से एग्जांपल्स बना के चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास n 6 आ जाता है तो 0 से लेके उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे 5 तक। और सिमिलरली आप उसका टेबल बना के और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया वो अंडर एडिशन तो ग्रुप है ही, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। 0 निकालने के बाद भी क्या उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के तहत या नहीं करते, ये सारा काम आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ तक हमने ये देखा जी Zn जो है वो अंडर एडिशन तो ग्रुप बन गया था, लेकिन Zn अंडर मल्टीप्लिकेशन जो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी उसके तहत ग्रुप नहीं बन रहा था, क्योंकि एक कम से कम तो हमें 0 ऐसा मिल रहा था कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। और देन हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखी n = 8 के केस में कि Z8 में, जिसमें हमें 0 के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स मिल रहे थे जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि वो मैंने मेंशन किए थे 0 2 4 और 6, ये ऐसे एलिमेंट्स थे जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस इस मल्टीप्लिकेशन तहत एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो क्या ख्याल है कि अगर हम इन एलिमेंट्स को अगर निकाल दें इस सेट में से तो जो बाकी सेट बच जाता है, क्या वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन सकता है? तो आइए अब हम जरा उसको देखते हैं। तो कौन से एलिमेंट्स
Z8 के केस में हमने कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं फिर? अब देखिए, एक तो हमें निकालना पड़ेगा 0, उसके बाद 2, 4, 6, ये इस सेट में से हम डिलीट कर देते हैं। बाकी हमारे पास क्या बचेंगे? बाकी मेरे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे जी? यहां से देख लें 1, 3, 5, 7, और ये देख लें, ये कुछ खास एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, ये कुछ खास एलिमेंट्स हैं। कैसे खास हैं? हमने जो इसमें से एलिमेंट्स निकाले हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं जी? 1, 3, 5, 7, और खास बात इनमें क्या थी कि जी इनका 8 का जीसीडी कितना है? 1 है। 1 और 8 में कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा 1 ही है। इस तरह 3, 5, 7, चूंकि ये तो प्राइम्स हैं 3, 5, 7, तो इन प्राइम्स का तो 8 के साथ जीसीडी क्या आना है? 1 ही आना है। कोई कॉमन फैक्टर तो आपको मिलना ही नहीं है। और अगर आप इनकी बात करते हैं 2, 4, 6 की, तो उनका 2 के 8 के साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा। 2 और 8 का जीसीडी क्या है? 2 है। 4 और 8 का जीसीडी क्या है? 4 है। 6 और 8 का जीसीडी क्या है? 2 है। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनका 0 के अलावा वो एलिमेंट्स इस सेट में जिनका 8 के साथ जीसीडी 1 नहीं आ रहा, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। और ऐसे एलिमेंट्स, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो वाले जिनका 8 के साथ जीसीडी क्या है? 1 है, जो मैंने यहां पे लिख दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? तो आइए हम देख लेते हैं टेबल बना के। तो चलिए टेबल बनाते हैं जी इसका और देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस इन एलिमेंट्स के एग्जिस्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट करते हैं जरा। 1, 3, 5, 7, चूंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पे 3, यहाँ 3, 3, 9, तो 9 को आपने 8 से डिवाइड भी करना है। रिमाइंडर क्या आ गया? 1, यहाँ आ गया 1, और 3, 5, 15, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7, 3, 7, 21, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5। उसके बाद 5 के लिए बात करें, 5, 1, 5, 5, 3, 15, 15 को 8 से डिवाइड करें रिमाइंडर 7, 5, 5, 25, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, और 35, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, और लास्ट रो 7 into 1 7, 7, 3, 21, यहाँ आ गया 5, 7, 5, 35, यहाँ आ गया 3, और 7, 7, 49, 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। तो देख लें, इन्वर्सेस देख लें जी, आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 है, तो 1 के लिए इन्वर्स क्या हो गया? 1 हो गया। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है। 3 के लिए देखें जी, 3 की रो में देखें 1 यहां आ रहा है, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है? 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी 3 का इन्वर्स क्या है? 3 है। 5 के लिए देख लें जी, यहां 1 आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 5 का इन्वर्स 5 है। 7 के लिए यहां 1 आ रहा है, तो 7 का इन्वर्स क्या है? 7 है। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, इन तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। और ये कौन से एलिमेंट्स थे? ये वो वाले एलिमेंट्स थे जिनका 8 का जीसीडी क्या था? 1 था। एंड इसके लिए तो हमने देख लिया जी, वो वाले एलिमेंट्स Z8 में से हमने लिए जिनका 8 का जीसीडी क्या है? 1, तो इनके इन्वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी और एन के लिए भी ऐसा होगा? तो ये प्रूफ जो है वो हम इन जनरली प्रूफ देख सकेंगे नंबर थ्योरी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने देख ली जी, इसमें मौजूद है 1 है, इन्वर्सेस मौजूद हैं जी, और एसोसिएटिव लॉ की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि वो नंबर थ्योरी में प्रूफ होगा। और बात रही जी क्लोजर लॉ की, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं जी टेबल से कि क्लोजर लॉ इस मल्टीप्लिकेशन के तहत होल्ड करता है। लेकिन क्या हर एक एन के लिए भी ऐसा होगा कि आप अगर Zn में से वो वाले क्लासेस लें जिनका n के साथ जीसीडी क्या हो? 1 हो, तो क्या लाजमी होगा कि जब आप उनका प्रोडक्ट लें, जब मल्टीप्लिकेशन लें जो हमने डिफाइन की है उसके तहत, तो उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका भी n के साथ जीसीडी 1 आएगा? क्या ख्याल है? यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा कि अगर हम इनमें से किसी को मल्टीप्लाई करें तो जो हमें मिल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी वही मिल रहे हैं जिनका 8 के साथ जीसीडी क्या है? 1 है। क्या इन जनरली ऐसा होगा कि हम 2 एलिमेंट्स लें Zn में से जिनका n के साथ जीसीडी 1 हो और हम उनको मल्टीप्लाई करें और उसके बाद जो टर्म आए हमारे पास, जो रिमाइंडर आए,
क्या उसका भी n के साथ जीसीडी 1 होगा? जी हाँ, ऐसा यकीनन होगा और इसका प्रूफ हम देख सकेंगे नंबर 3। तो आइए अब हम ये सेट लिखते हैं जी इसको इन जनरल, और इस खास सेट को हमने नाम दिया है जी u ऑफ n का। u ऑफ n का इस सेट में कौन से एलिमेंट्स लिए हैं जी, कौन से रिमाइंडर्स लिए हैं? हमने इसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं एक्चुअली हमने किस में से लिए हैं? Zn में से लिए हैं। रिमाइंडर्स हैं, उनकी क्लासेस हैं R की क्लास। u ऑफ n में क्या है जी? R की क्लासेस। R की क्लासेस हमने कहां से लिए हैं? ये Zn के एलिमेंट्स हैं जो u ऑफ n में हम लिख रहे हैं, सच दैट R कहां पे है? लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। u ऑफ n में क्या है? R की क्लास सच दैट R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n माइनस 1। ये एलिमेंट्स हमने किस में से लिए हैं? Zn में से लिए हैं। और एक और खास बात है कि R और n का जो जीसीडी है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। आपने क्या करना है? u ऑफ n में से वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जो इस रेंज में है और उनका n के साथ जीसीडी क्या है? 1 है। तो ये जो सेट है इसको मैंने डिनोट किया है इन जनरली u ऑफ n से, और ये सेट जो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की है उसके तहत क्या बन जाता है? एक अबेलियन ग्रुप बन जाता है। जैसे ये आपने देखा, ये आपके पास कौन सा वाला फिर बना? ये u ऑफ 8 बना। u ऑफ 8 जिसमें कौन से एलिमेंट्स थे? 1 3 5 7। इसके बारे में हम पहले ही देख चुके थे कि ये वाला जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बन गया हुआ है। ये u ऑफ n वाली नोटेशन भी इस्तेमाल की जाती है, और कुछ बुक्स में इसकी नोटेशन जो है वो ये वाली भी है, Zn स्टार। ये दोनों नोटेशंस इस ग्रुप के लिए ही यूज होती हैं। और इसी तरह आप डिफरेंट n की वैल्यूज के लिए ये एग्जांपल्स को आप खुद से कर सकते हैं। अब ये याद रखें कि जरूरी नहीं है जी कि यही सेट जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बने। हमें मॉडलों में मॉडलो मल्टीप्लिकेशन के तहत और भी ऐसे सेट्स मिल सकते हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स हैं।